हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः से स्वागत है अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में। दोस्तों, मैं अभिषेक सर। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के गणित के युगपत समीकरण से संबंधित कुछ समस्याओं को हल करेंगे और युगपत समीकरण किसे कहते हैं, क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। युगपत समीकरण क्या होता है? युगपत समीकरण दो चर के रैखिक समीकरणों को युगपत समीकरण कहते हैं। दो चर के रैखिक समीकरण के ऐसे समूह जो दो समीकरणों से मिलकर बने हों उन्हें युगपत समीकरण कहते हैं। इसमें हमारा आ जाता है, यदि कोई समीकरण, कैसे भी कह सकते हैं, यदि कोई समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप में लिखा गया हो तो वह युगपत समीकरण कहलाएगा। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो और वो इस रूप में लिखा गया हो तो उसे युगपत समीकरण कहते हैं, या इसे हम दो चर वाला रैखिक समीकरण भी कहते हैं। तो आइए युगपत समीकरण को हल करने की विधियों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, युगपत समीकरण को हल करने की चार विधियां हैं। पहली विधि हमारी है सारणी विधि, जिसे टेबुलर मेथड भी कहते हैं। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, जिसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तीसरी है विलोपन विधि, जिसे इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और चौथी है वज्र गुणनखंड विधि, जिसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी कहते हैं। ठीक है, चार विधियां होती हैं युगपत समीकरण को हल करने की। चार विधियां होती हैं। तो चारों विधियों के बारे में विस्तार से हम किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आइए इन चारों विधियों का में से कुछ विधियों का इस्तेमाल करके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। पहले हम लोगों को परीक्षा के दृष्टिगत चलना है, क्योंकि पहले एक्सरसाइज हल करवाते हैं, फिर आराम से डिटेल वीडियो इसमें बनाया जाएगा। सारणी विधि क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि में कैसे मान की हल किया जाता है, विलोपन विधि का कैसे प्रयोग करते हैं, वज्र गुणनखंड विधि का प्रयोग कैसे करते हैं। हम बच्चों किसी भी विधि का प्रयोग करें चारों में से, उत्तर सब में बराबर ही आना है। चाहे विलोपन विधि का इस्तेमाल करें, प्रतिस्थापन का, या सारणी का, या वज्र गुणनखंड विधि का, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर सवाल में कह दिया केवल हल करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं किसी विधि का प्रयोग करने के लिए, जो हमें आसान लगे उस विधि का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर सवाल में कह दिया कि इस विधि का प्रयोग करते हुए समीकरण को हल कीजिए, तो हम वहां प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि जिस विधि से कहा है उसी विधि से सवाल को हल करने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। आइए, प्रश्नों को हमने बोर्ड पे लिख लिया है, तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला है युगपत समीकरण को हल करने की विधियों को समझाइए। अभी अभी चर्चा की गई है, युगपत समीकरणों को हल करने की चार विधियां होती हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर है सारणी विधि। ये अगर प्रश्न आएगा तो 2 नंबर वाले में आने की संभावना है। दूसरी विधि है विलोपन विधि। तीसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि। चौथी विधि है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, तो पहले प्रश्न का यही उत्तर है कि युगपत समीकरणों को हल करने की मुख्य चार विधियां हैं: सारणी विधि, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा है 3x धन 2y बराबर 0, 2x धन y बराबर 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें 2 सवाल दिए गए हैं, पहले एक को हल करते हैं फिर दूसरे को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना है। तो हमारा है, सीधे हम हल करते हैं सवाल को। सवाल यहाँ लिखा गया है, तो किसी एक समीकरण को ले लेते हैं। हम समीकरण 2 को लेंगे। हम लिख लेते हैं यहाँ पे
3x धन 2y बराबर 0, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। 2x धन y बराबर ऋण 1, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। ठीक ना। तो हम यहाँ से हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम ऐसे समीकरण को लेंगे जिसमें हमें दिक्कत ना हो, कम से कम मेहनत करनी पड़े। तो समीकरण 2 से हमारा समीकरण 2 क्या है, 2x धन y बराबर ऋण 1 है। तो हम यहाँ से y का मान निकालते हैं। y का मान जब निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा, ये ऋण 1 पहले से, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो ऋण 2x हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। इसमें क्या होता है, प्रतिस्थापन में क्या होता है कि दोनों में से किसी एक समीकरण को हम लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसे समीकरण को लेते हैं इसमें हमें सवाल लगाने में आसानी हो। तो हमने समीकरण 2 को चुना, क्योंकि यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 2x पक्षांतर हो जाएगा, तो y का मान x के पदों में ऋण 1 ऋण 2x आ गया। ये इसे हम कहेंगे, इसमें ये स्वतंत्र चर है x वाला, और ये वाला पद आश्रित चर है। ठीक है, यहाँ x के मान पे ये निर्भर करता है। तो ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 2 को लेकर चले, क्या मिला, समीकरण 3। अब इस समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखेंगे, 2 में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 2 को लेके चले हैं तो 3 मिला है, तो 3 को समीकरण 1 में रखेंगे। अगर यही मान उठा के पुनः 2 में रख देंगे तो फिर हमें समीकरण यही मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर 1 को लेके चलेंगे तो जो समीकरण 3 बनेगा उसका मान दूसरे में रखेंगे। यदि समीकरण 2 को लेके चलते हैं तो जो समीकरण 3 मिलेगा उसका मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो समीकरण 3 ये हमारा आया है, इसका मान समीकरण 2 में 1 में रखने पर अब लिखेंगे, अब समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। समीकरण 1 है क्या, समीकरण 1 हमारा है 3x धन 2y बराबर 0। तो मान रखिए 3x धन 2 गुणे y का मान रखेंगे ऋण 1 ऋण 2x, y की जगह ये रख दिया, 2 हो गया, देखिए इसको उतार लिए, प्लस 2 की जगह 2, अब इन दोनों के बीच में गुणा होता है, गुणा y की जगह ये रख दिया गया। क्यों, क्योंकि y का मान ऋण 1 ऋण 2x आया था। अब आगे बराबर है 0। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, 3x प्लस, अब 2 का अंदर गुणा करेंगे, जब 2 का अंदर गुणा करेंगे, ये धन है ये ऋण है, धन ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, ऋण। यहाँ आएगा हमारा ऋण 2, फिर ये धन है ये ऋण है, तो आएगा धन ऋण का ऋण, 2 दूनी 4x बराबर 0। ये 2 उस तरफ पक्षांतर हो जाएगा, तो यहाँ हमारा बचेगा 3x ऋण 4x बराबर, जब 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, धन 2। ठीक है, तो धन लगाया नहीं जाता है, क्योंकि बराबर के इस तरफ से अगर कोई चीज उस तरफ जाती है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर धनात्मक है तो उधर जाएगी तो ऋणात्मक हो जाएगी, और अगर ऋणात्मक है तो उधर जाके धनात्मक हो जाएगी। यदि गुणा है तो भाग हो जाएगी, भाग है तो गुणा हो जाएगी। तो यहाँ से 3x ऋण 4x है, 3x में से 4x घटेगा नहीं तो उल्टा घटेगा, यानी 4x में से 3x घटेगा तो यानी ऋण x आएगा। ऋण x बराबर 2, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, दोनों पक्षों में ऋण से गुणा करेंगे ऋण x से, तो ये हमारा मिल जाएगा x बराबर ऋण 2। ये बच्चों हमारा x का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, यही x का मान उठा करके समीकरण 3 में रख देंगे। जब समीकरण 3 में रख देंगे तो y का मान मिल जाएगा। तो हमें यहाँ से x का मान मिल गया, फिर वहां से y का मान मिल जाएगा। तो क्या जगह थोड़ा कम इधर लगा दें क्या, चलिए इधर लिख लेते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब यहाँ x का मान समीकरण 3 में हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा y बराबर ऋण 1 ऋण 2 गुणे x का कितना रखा जाएगा, ऋण 2 रखा जाएगा। ठीक है, ये 2 गुणे, चल लिख लेते हैं पहले, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यही है मान, तो यहाँ पे हम मान रखेंगे y बराबर ऋण 1 ऋण 2 गुणे x, यहाँ पे ऋण 2 रखा जाएगा क्योंकि ऋण 2 आया है। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर ऋण 1 ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन 2 दूनी 4 हो जाएगा।
यहाँ से आएगा y बराबर ऋण 1 धन 4, तो घट जाएगा यानी धन 3 आएगा, तब नीचे लिख देंगे। अतः x बराबर ऋण 2 व y बराबर 3 समीकरण का हल है। ये सवाल हमारा लग गया है, तब तक इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, दूसरे की तरफ। हमारा सवाल है x ऋण y बराबर ऋण 6। आगे है दूसरा, ये समीकरण 1। दूसरा है x धन y बराबर ऋण 18 समीकरण 2। अब इसमें हम फिर समीकरण 2 को लेकर चलेंगे, या समीकरण 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसमें समीकरण 1 ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 लिख लेंगे। क्या है, x ऋण y बराबर ऋण 6। तो यहां से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे तो ऋण 6, y उस तरफ जाएगा तो ऋण है तो क्या हो जाएगा, धन y। ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब लिखेंगे, अब x का मान किसमें रखेंगे बच्चों, समीकरण 1 को लेके चले हैं। अब x का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, समीकरण 2 क्या है, x धन y बराबर ऋण 18 है। तो मान रखते हैं, x की जगह पे लिखेंगे ऋण 6 धन y, और ये धन हमारा y है बराबर ऋण 18। ठीक है, ये हो जाएगा ऋण 6 धन y और ये धन y बराबर ऋण 18। 6 उस तरफ जाएगा, ये y y जुड़ेगा, 2y हो जाएगा बराबर ऋण 6 उधर जाएगा, धन हो जाएगा ऋण 18 धन 6। तो यहाँ से मिल जाएगा 2y बराबर ऋण 12, चिन्ह अलग अलग घट जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा y बराबर 2 1 कम 2 2 6 12, यानी y बराबर आ जाएगा ऋण 6। ठीक है, अब वही काम फिर करेंगे, y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर जब रखेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, समीकरण x बराबर ऋण 6 धन y बराबर मिल जाएगा x बराबर ऋण 6 धन y का मान आया है ऋण 6। इधर देख लेते हैं, यहां से मिल जाएगा x बराबर ऋण 6 प्लस माइनस कोष्टक जुड़ेगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से मिल जाएगा x बराबर चिन्ह समान जुड़ जाएगा -12। अतः x बराबर ऋण 12 तथा y बराबर ऋण 6 समीकरण का हल है। पिछले वीडियो में एक चीज भूल गए थे, जैसे हमने तो एग्जाम में सवाल लगा दिया, लेकिन हमें क्या पता कि सही लगा है गलत लगा है, इसकी जांच हम कर सकते हैं। बहुत आसान है, x का मान ऋण 12 आया, y का मान ऋण 6। चलिए चेक करते हैं। x की जगह ऋण 12 रखेंगे, y की जगह ऋण 6, ये ऋण 12, ये यहाँ पहले से ऋण है, देखिए कैसे हो जाएगा। यानी मान रखते हैं ऋण 12 और यहाँ ऋण पहले से है, y का मान ऋण 6 आया है, ऋण 6, यानी ऋण 12 और ऋण क्या हो जाएगा, धन 6। तो ऋण 12 से धन 6 घटे कितना आएगा, ऋण 6 आएगा। देखिए दाहिने पक्ष में ऋण 6 आया हुआ है, इसका मतलब हमारा मान सही है। हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। क्या करते हैं लोग, जब बच्चे सवाल लगाते हैं तो आंसर शीट जरूर चेक करते हैं, तो उस चीज़ से आप घबराइएगा नहीं, ऐसे हम मान रख के चेक कर लेंगे। इसी तरह दूसरे में भी रख के चेक कर सकते हैं। x का मान ऋण 12 आया, इसका मान ऋण 6 आया है, ऋण 12 ऋण 6 बराबर ऋण 18। हमारा सवाल सही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है
कि 2x धन y बराबर 7 और 2x ऋण y बराबर 8 को विलोपन विधि से हल कीजिए। सबसे आसान विधि विलोपन विधि मानी जाती है। चलिए आइए देखते हैं, लिख लेते हैं। 2x धन y बराबर 7 समीकरण 1 है और 2x ऋण y बराबर 8 ये समीकरण 2। देखिए इसमें देखना क्या होता है विलोपन विधि में। विलोपन विधि हम गुणांक ढूंढते हैं, गुणांक कि क्या x वाले का गुणांक बराबर है, हाँ बराबर है, y वाले गुणांक बराबर है, हाँ बराबर। यहाँ तो बड़ा अच्छा लक मिल गया कि x वाले का भी गुणांक बराबर है और y वाले का भी गुणांक बराबर है। कभी कभी गुणांक बराबर नहीं होता, गुणांक बराबर करना पड़ता है। जब गुणांक बराबर मिल गया दोनों में से किसी एक का, तो फिर देखते हैं क्या दोनों का चिन्ह कैसा है। यहाँ पे देख रहे दोनों का चिन्ह समान है, यानी धन में है, धन में है। अगर दोनों का चिन्ह समान हो तो अगर इसको विलोपन करना हो तो इसको घटाना पड़ता है। लेकिन यदि दोनों का चिन्ह असमान मिल गया हो और गुणांक भी दोनों का समान हो तो सवाल और आसान हो जाता है, सीधे दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं x वाले में दोनों गुणांक समान है लेकिन समान चिन्ह भी है, इसलिए इसको कुछ नहीं करेंगे। y वाले पे आते हैं, देखते हैं दोनों का गुणांक भी एक एक है और दोनों का चिन्ह विपरीत है। तो क्या करेंगे, अगर दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो y विलुप्त हो जाएगा। तो हम आगे हल करते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 धन समीकरण 2 से। ठीक, तो समीकरण 1 बराबर 7, समीकरण 2 जोड़ने के लिए कह दिया गया है। जोड़ने में क्या होगा, धन y ऋण y कट के 0 हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। 2x धन 2x कितना हो जाएगा, 4x बराबर इधर भी जुड़ जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा x का मान आ जाएगा 15/4। लीजिए लग गया। अब हमें किसका मान निकालना है, y का मान। इस मान को उठा के रख दीजिए। अब x का मान किसी भी समीकरण रख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर आइए रख देते हैं। समीकरण 1 क्या है, 2x धन y बराबर 7। मान रखिए 2x धन y का मान, सॉरी x का मान रखना है ना, 2 गुणे 15/4 धन y बराबर 7। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी यहाँ से आ गया 15/2 धन y बराबर 7। इधर देख लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 15/2 बच्चों इधर 75 होगा, तो इधर क्या बचेगा, y बराबर 7, ये धनात्मक उधर जाकर ऋण हो जाएगा 15/2। इसका ही बटे 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब दोनों का लासा लिया जाएगा, y बराबर, दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम 2 आएगा। 1 से ये हर है, ये एलसीएम है, तो हर से लासा हम भाग देते हैं। 1 से भाग देंगे, 1 दूनी 2, 2 बार जाएगा। फिर जितनी बार भाग जाती है उसका अंश में गुणा करते हैं। 1 दूनी 2, 2 बार गया, 2 सत्ते 14 हो जाएगा ऋण। 2 से 2 हम भाग देंगे, 1 बार जाएगा, 15 गुणा होगा तो 15 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y बराबर 14 में से 15 नहीं घटेगा तो 15 में से 14 घटाएंगे, यानी ऋण 1/2 आएगा। तो नीचे लिख देंगे, अतः x बराबर 15/4 व y बराबर ऋण 1/2 समीकरण का हल है। ठीक है, तो यहाँ उत्तर की जांच कर लेते हैं। जब उत्तर की जांच करेंगे, उत्तर की जांच ये करते हैं, x का मान आया 15/4, यहाँ है 2 गुणे 15/4 धन y का मान आया ऋण 1/2। तो धन ऋण का क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो ऋण हो जाएगा 1/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो गया 15/2 ऋण 1/2। 15 में हर समान है, सीधा आंसर घट जाएगा। 15 में से 1 जाएगा, 14/2। 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14, यानी आएगा 7, जो कि आया हुआ है। ठीक है, इस तरह इसमें भी मान रख के चेक कर लेंगे। तो दोनों में किसी भी मान रखें या दोनों रखें, उत्तर हमारा सही आएगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा।
और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ओके, टाटा।